यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं 20 नए क्वेश्चंस को डिस्कस। किसके सर? इनकम टैक्स के। ओके, हाँ जी, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे इनकम टैक्स के, और आज की क्लास के अंदर भी हम लोग 20 बढ़िया वाले क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे इनकम टैक्स के। ओके, हाँ जी, तो आइएगा बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है जी हमारा पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन आता है ये, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर एग्जेम्प्ट, इनमें से कौन से इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है किससे? टैक्स से। भाई कौन सी ऐसी इनकम है जो टैक्सेबल नहीं है? सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं तो मैं बोलता हूं डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो टैक्सेबल है जी। ओके, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है जी। ओके, इनकम रिसीव बाय ए फॉरेनर इन आउटसाइड इंडिया, अगर किसी फॉरेनर को आउटसाइड इंडिया से कोई इनकम मिलती है, मतलब फॉरेनर के लिए फॉरेन इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है जी। ओके, कैपिटल गेन टैक्सेबल है जी। ओके, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट है जी। ओके, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है जी। तो ये टोटल मिला के 6 इनकम है। 6 में से कौन से इनकम एग्जेम्प्ट है? 2, 3 एंड 5। आ जाओ 2, 3, 5 बोले तो ए। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है ड्यू टू सम डिस्प्यूट द सैलरी ऑफ ए पर्सन, किसी डिस्प्यूट के कारण ऐसा हुआ कि सैलरी जो थी किसी पर्सन की वो क्या होगी? इज रिटेन बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जो है उसको क्या कर लिया गया? रिटेन कर लिया गया। मतलब पेमेंट उसको करनी थी लेकिन उसको कोर्ट ने मना कर दिया, बोले इसको पेमेंट अभी मत करना। अब एक बात बताइएगा, ना तो उस पर्सन को सैलरी मिली, ध्यान से सुनना, उस पर्सन को सैलरी नहीं मिली, कोर्ट ने उसको मना कर दिया, और अभी चांसेस भी नहीं है जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा कि उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वहां पे संशय एक ये बना हुआ है कि शायद क्या पता मिले और क्या पता ना मिले। तो उस केस में बताइएगा क्या उस इनकम से हम उस सैलरी के ऊपर टैक्स ले या ना ले? बताओ। वो पर्सन बैठ के रोएगा, क्या बोलेगा कि भाई पता ही नहीं है अभी तो कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी तो टैक्स लेना ना, अगर मिली नहीं है तो मेरी इनकम ही नहीं बनी, और इनकम नहीं बनी तो नेचुरल बात है उसके ऊपर टैक्स भी आप क्यों लेंगे? तो बोलता है क्या? ड्यू टू सम डिस्प्यूट, अगर किसी डिस्प्यूट के कारण सैलरी जो है किसी पर्सन की उसको रिटेन कर लिया गया, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। देन सच सैलरी विल बी, तो उस सैलरी का जो हम क्या करेंगे, वो सैलरी जो है वो क्या होगी? इज नॉट इंक्लूडेड, तो उसको सैलरी हेड के अंदर जो है हम इंक्लूड नहीं करेंगे जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता या कोर्ट से अगर हमको डिक्री नहीं रिसीव होती है तो। चलो जी, नेक्स्ट वाला। फॉर ए पर्सन कैरिंग प्रोफेशन, अगर कोई पर्सन जो है वो क्या करता है? प्रोफेशन के अंदर है तो टैक्स ऑडिट, पीजीबीपी आपको पढ़ा है, और पीजीबीपी के अंदर आपको पढ़ा है सेक्शन 44A(b), और सेक्शन 44A(b) जो है वो किससे रिलेटेड है? टैक्स ऑडिट से। और टैक्स ऑडिट के लिए वो क्या बोलता है कि किसको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी? अगर कोई प्रोफेशन के अंदर है तो अगर उसकी रिसीट जो है 50 लाख रुपए से क्या हो जाए? एक्सीड, तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। और अगर वो जो है वो बिजनेस के अंदर है और बिजनेस के अंदर उसकी अगर टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से क्या हो जाए? ऊपर हो जाए, तो उसे टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। हाँ जी, पड़ेगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? फॉर ए पर्सन कैरिंग द प्रोफेशन, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है? प्रोफेशन के अंदर एंगेज है तो टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी। कब कंपलसरी है? इफ ग्रॉस रिसीट ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड ₹50। अबे ये क्या है? 50 करोड़ नहीं है, इट्स द 50 लाख। इसको सही कर लीजिएगा प्लीज, इट्स नॉट द 50 करोड़, इट्स द 50 लाख। अगर उसके टर्नओवर जो 50 लाख से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। सेक्शन 44A(b). चलो जी आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी सोल्ड, क्या क्वेश्चन आया है? बोलता है एक कंपनी ने सोल्ड किया रेजिडेंशियल हाउस। ओके, अंडर विच सेक्शन द कंपनी गेट एग्जेम्पशन। देखो, कैपिटल गेन जब अराइज होता है तो उसके अंदर हमने ना उसके एग्जेम्पशन के लिए भी कुछ सेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और अगर कोई कंपनी जो है रेजिडेंशियल हाउस को बेचती है तो रेजिडेंशियल हाउस को बेचने पर उसको अगर कोई कैपिटल गेन हुआ तो उसको एग्जेम्प्ट कैसे करवाएगी? सर अगर ये पहली बात तो देखो सर, अगर ये जो है वो कंपनी ना, तो ये होता कोई इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के लिए था सेक्शन 54। सबसे पहला सेक्शन ही हम ये पढ़ते हैं, तो सेक्शन 54 के अंदर एग्जेम्प्ट होता, लेकिन क्योंकि वो कंपनी और कंपनी के लिए जो है वो सेक्शन जो है वो है सेक्शन 44EC। क्या है? सेक्शन 44EC। तो कंपनी जो है, अगर कंपनी रेजिडेंशियल हाउस को क्या किया? सेल किया, और सेल करने पर अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसे एग्जाम्प्ट करेंगे सेक्शन 44EC में। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम। ध्यान से सुनना, पेंशन स्कीम की बात हो रही है, बोलो तो एनपीएस की बात हो रही है। ओके, ऑफ द किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम जो उसको कवर किया सेक्शन 80CC(d) ने, और अगर मान लीजिए अगर वही पेंशन स्कीम होती किसका? LIC का, तो वो होता है 80CCC। चलो जी आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सैलरी बोनस कमीशन, ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। बोलता है अगर कोई मान लीजिए क्या होता है कि सैलरी मिली, बोनस मिला या कमीशन मिला या रेम्युनरेशन मिला ड्यू और रिसीव बाय वर्किंग पार्टनर, इंडिविजुअल की बात हो रही है, वर्किंग पार्टनर फ्रॉम ए फर्म, उसको अपनी फर्म से जो है वो अगर कोई इनमें से कोई भी चीज मिला, चाहे उसको सैलरी मिला, चाहे बोनस मिला, कमीशन मिला, रेम्युनरेशन मिला, व्हाटएवर कुछ भी अगर उसको मिलता है तो उसका क्या होगा? तो वो क्या है? बोलो बोलो बोलो, वो क्या है? वो टैक्सेबल है। हाँ जी टैक्सेबल है। किस हेड में? सैलरी मिला, सैलरी हेड में। बोनस, कमीशन, सर अगर वो नॉर्मल इंडिविजुअल को मिलता है जो फर्म का पार्टनर नहीं है तो वो जाता सैलरी हेड के अंदर, लेकिन वो फर्म का पार्टनर है तो उसके लिए जाएगा कहां पे? तो वर्किंग पार्टनर के लिए जाएगा कहां पे? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, तो वो जाएगा कहां? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। ध्यान रखना इस बात को। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी, ध्यान से सुनो, 234 बी की बात हो रही है। 234 बी इज पेबल बाय एन असेसी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। 234 बी के अंदर जो है वो आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। हाँ जी मिलता है। तो वो किस रीजन से, किस वजह से आपको ब्याज का भुगतान, मैंने उल्टा बोल दिया, ब्याज का भुगतान करना होता है, आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी को पे करना होता है, तो किस वजह से करना होता है? अगर हम डिफॉल्ट करते हैं किसी में? एडवांस टैक्स में। एडवांस टैक्स के अंदर आपको मैंने वैसे 3 सेक्शन पढ़ाए थे लेकिन 2 से रिलेटेड थे, 234 ए, 234 बी, 234 सी। 234 ए था किससे? अगर 234, पहले एक बार इस क्वेश्चन की बात करो, 234 बी का इसका आंसर तो बनेगा क्या? बी, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स। अगर मान लो मैं एडवांस टैक्स पेमेंट करने में मैंने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो मेरे ऊपर लगेगा सेक्शन 234 बी। अच्छा जी, अब एक बार दूसरे और 2 सेक्शन की बात कर लूं, 2 और थे, एक था 234 ए और एक था 234 सी। 234 ए किसके ऊपर था? सर 234 ए जो है वो उसके ऊपर था कि अगर मान लीजिए हमने रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने में क्या कर दिया? लेट कर दिया, तो वहां पे जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 234 ए। और 234 सी क्या बोलते हैं? सी ये बोलता है अगर आपने जो है एडवांस टैक्स को, अगर आपने एडवांस टैक्स पे तो किया लेकिन आपने क्या कर दिया? डेफरमेंट कर दिया। इसका मतलब आपने लेट कर दिया। क्या कर दिया? लेट कर दिया। तो उस केस के अंदर आपका लगेगा सेक्शन 234 सी। चलो जी आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर असेसी कंप्यूट, किस प्रोसीजर में असेसी खुद से कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम एज वेल एज टैक्स ऑन इट, किसके अंदर असेसी खुद ही अपनी टैक्सेबल इनकम निकालता है और फिर उसके ऊपर टैक्स निकालता है? कौन सा है? उसको बोलते हैं आप लोग क्या? सेल्फ असेसमेंट। क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट के केस के अंदर असेसी जो है वो खुद ही जो है वो क्या करता है? इनकम कंप्यूट करता है और खुद ही उसी इनकम के ऊपर क्या निकालता है? टैक्स निकालता है। चलो जी आगे। बोलता है अनएब्जॉर्ब्ड स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया, अनएब्जॉर्ब्ड नेचर का स्पेकुलेशन बिजनेस है और उस स्पेकुलेशन बिजनेस से क्या आ गया? नुकसान आ गया। इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली फॉर ए पीरियड। तो स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को कितने सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 4 सालों तक। कितने साल? 4 सालों तक। चलो जी आगे। टैक्स इज डैश, अब ध्यान से समझना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। बोलता है टैक्स इज डैश, ओके, एट सोर्स, डैश एट सोर्स। अब एट सोर्स पे 2 चीज होती है, या तो होता है कलेक्टेड और या फिर क्या होता है? डिडक्टेड। ओके, हम पढ़ते हैं टीडीएस या फिर टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो बोलते हैं टैक्स इज डैश एट सोर्स बाय द सेलर। हैं, किसकी बात हो रही है? सेलर। ओके, फ्रॉम द बायर, किससे लिया जा रहा है? बायर से लिया जा रहा है। एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट अकाउंट ऑफ द बायर और द रिसीट ऑफ द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? टीसीएस। टीसीएस के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है? जब कोई सेलर जो अपना सामान जो है वो बायर को बेचता है तो बायर को बेचते हुए वो उससे जो अमाउंट है, प्राइस जो है वो तो चार्ज करेगा और साथ में जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसा और चार्ज करेगा इन द नेम ऑफ द टीसीएस। तो उसको बोलते हैं टैक्स इज कलेक्टेड। क्या बोलेंगे? टैक्स इज कलेक्टेड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लो जी, अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेड ऑन द ड्यू डेट, अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स जो पे करना है ऑन द ड्यू डेट ऑन और बिफोर 15 दिसंबर तक जो है आपको कितना जो है वो टैक्स पेमेंट करना होता है। तो उसके लिए रूल जो है वो क्या बोलते हैं? 75%। 15 दिसंबर तक आपको कम से कम 75% ऑफ द एडवांस टैक्स पेबल जो आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। चलो जी आगे। इफ रिसिपिएंट ऑफ द इनकम, अगर जिस पर्सन को इनकम रिसीव हो रही है वो फेल हो गया, किस चीज में फेल हो गया? टू फर्निश हिज पेन, अगर अपना परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो देने में क्या हो गया? वो फेल हो गया। टू द डिडक्टर ऑफ द टैक्स, मतलब एक पर्सन जो है उसको इनकम का पेमेंट करा था लेकिन क्योंकि उस इनकम के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लग रहे थे तो टीडीएस काटना था। तो जो इनकम पेयर था उसने ये बोला पर्सन को जिसने इनकम कमाई, मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूं, ठीक है, और आप मेरे यहाँ पे एम्प्लॉई है, नहीं ये तो गलत हो गया, तुम एम्प्लॉयर हो, मैं तुम्हारा नौकर, ठीक है, तुम एम्प्लॉयर थे, मैं तुम्हारा नौकर था और तुमने ना मेरे को सैलरी का पेमेंट करना था और जब तुमने मुझे सैलरी का पेमेंट करना था तो तुमने मुझे बोला कि सर सैलरी हम आपको पे कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी, थैंक यू। फिर आप बोले सर आपकी सैलरी के ऊपर जो है टीडीएस कटेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काट लीजिए। फिर आप बोले सर टीडीएस काटेंगे लेकिन उसके लिए जो है वो आपका पैन नंबर आप उनको दीजिए।
मैं बोला पेन नंबर, पेन तो नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ये पेन है मेरे पास। बोले मजाक मत करो, पेन नंबर दो अपना, जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो आप हमें दीजिए। हम पेन नंबर अगर आप देंगे तो हम फिर उसके ऊपर जो है पेन के हिसाब से टैक्स काटेंगे, और अगर पेन नंबर नहीं देंगे तो फिर तो जो हायर रेट होता है उससे टैक्स कटेगा। मैंने कहा हायर रेट क्या होता है, तो हायर रेट क्या होगा, पहला एट द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट सेक्शन, या तो वो रेट जो रेलिवेंट सेक्शन के अंदर दिया गया है पहला, दूसरा या जो अभी फोर्स के अंदर चल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो अभी करंट में चल रहा है वो, या फिर 20%, जो तीनों में क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, हायर ऑफ द अबव। तो अगर कभी भी जो है वो डिडक्टर जो है वो क्या करता है, इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट, टैक्स का डिडक्शन कर रहा है, तो उससे पहले वो बेसिकली जो है वो क्या करेगा, वो पेन नंबर की डिमांड करेगा डिडक्टिव से। अगर वो पे दिखा दे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इन तीनों में जो सबसे हाईयर रेट होगा ना उसके हिसाब से जो है आप टीडीएस काटेंगे। चलो जी नेक्स्ट बोलता है जी गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हाउस, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 1.5 लाख रुपए, फेयर रेंटल है 180, स्टैंड रेंट है 1,60,000, एक्चुअल रेंट है 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, तो इसका मतलब एक्चुअल रेंट कितना हो गया 2,40,000। ठीक है जी। फिर बोलता है म्युनिसिपल टैक्स आपने पे किया 20% होता है म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 1.5 लाख, 1.5 लाख का 20% कितना हो गया 30,000, आपने म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कर दिया। अनलाइज रेंट है कितना 40,000, कंडीशन रूल 4 की सेटिस्फाई है, मतलब डिडक्शन मिलेगा। व्हाट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, तो इस हिसाब से आपको बताना है कि उस हाउस की एनुअल वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, जीएवी कैसे निकलती है, म्युनिसिपल फेयर रेंटल विच एवर इज हायर कंपेयर विद स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर कंपेयर विद एक्चुअल विच एवर इज हायर। तो म्युनिसिपल वैल्यू 150, फेयर रेंटल 180, दोनों में हायर कौन सा 1,80,000, कंपेयर विद स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर 180 और 160 में कम कौन सा 160, और 160 और एक्चुअल विच एवर इज हायर 160 और एक्चुअल कितने 2,40,000, तो जीएवी आ जाएगा कितना 2,40,000। ओके, इसके बाद इसमें से डिडक्शन मिलती है किसका, म्युनिसिपल टैक्स का, और डिडक्शन मिलता है अनलाइज रेंट का अगर रूल 4 सेटिस्फाई है। नीचे लिखा हुआ है रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई है। तो म्युनिसिपल टैक्स कितना था 20% किसका, म्युनिसिपल वैल्यू का, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 1.5 लाख का 20% जो है वो कितना हो गया 30,000। ठीक है जी। और जो आपका अनलाइज रेंट था वो कितना था 40,000। लो जी ये भी हो गया, इसको काटो, 240 में से जो है ये गया 70,000, तो कितना रहेगा 1,70,000। ये आपका आ जाएगा क्या एनुअल वैल्यू 1,70,000। चलो जी आगे। As per the income tax act for the assessment year 2019-20 a deduction under section 80 क्यों B, किसकी बात हो रही है 80 क्यों B for the author of the books of literacy artistic or the scientific nature is allowed कितना 80 क्यों B, दो सेक्शन थे, एक था 80 क्यों B क्वालिटी बुक्स, और एक था 80 RB रॉयल्टी रिच बनाएगी, इनका निमोनिक दिया था आपको मैंने। तो इन दोनों के अंदर जो है वो डिडक्शन जो है वो एक ही था, और कितना था 3 लाख रुपए, कितना 3 लाख। चलो जी आगे नेक्स्ट बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, आपको जो है इसके अंदर क्या करना है मैच करना है फॉलोइंग आइटम को, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, इसके लिए जो सेक्शन था वो है सेक्शन 6। ठीक है जी। एग्रीकल्चर इनकम जो है उसके लिए जो है वो सेक्शन कौन सा, एग्रीकल्चर इनकम का है सेक्शन 10(1). ओके, एचआरए का सेक्शन जो है वो है सेक्शन 10(13)(a). ओके, और ग्रेचुइटी है सेक्शन 10(10). ओके हाँ जी सर। चलो आगे, मतलब ये इसका क्या आ गया 3412। चलो जी 16वां हाउस रेंट अलाउंस जो है आपको ये दोनों को मैच करना है। तो यहां पे देखा हाउस रेंट अलाउंस, कैजुअल इनकम, कलेक्शन चार्जेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और बेस्ट असेसमेंट। सबसे पहले ये अगर हम बात करें एचआरए का हाउस रेंट अलाउंस का, तो हाउस रेंट अलाउंस है वो क्या होते हैं, वो पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली एग्जम्प्ट होता है। ओके, कैजुअल इनकम क्या होती है सर, कैजुअल इनकम जो है वो टैक्सेबल इन नेचर होती है। ओके, कलेक्शन चार्जेस जो है उनका क्या होता है, अगर मान लो आपने इंटरेस्ट कमाया और इंटरेस्ट को कमाने के लिए कुछ कलेक्शन चार्जेस का पेमेंट किया, तो उस पेमेंट की जो है जो भी आपका खर्चा आपने किया है उस खर्चे की आपको डिडक्शन मिलती है। तो कलेक्शन चार्जेस का क्या रहेगा, डिडक्शन फ्रॉम इनकम मिलेगा। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कौन सी होती है, ये एक स्टेप है जो उठाती है इनकम टैक्स अथॉरिटी। अगर आप अपने हिसाब से असेसमेंट नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स वाले अपने हिसाब से आपके असेसमेंट कर देंगे। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज अ स्टेप टेकन बाय टैक्स अथॉरिटी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 4312। चलो हाँ जी, अब ध्यान से समझना। बोलता है जी रेंटल इनकम है, रेंट की एक इनकम है, रिसीव किसने किया, फॉरेनर, फिरंगी ने कोई रेंटल इनकम कमाई। ओके, कहां से कमाई, किसी दूसरे फॉरेनर से। एक फिरंगी ने दूसरे फिरंगी से कोई रेंटल इनकम कमाई, तो फॉरेन इनकम हो गया। और फॉरेन इनकम सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। लेकिन आगे कुछ क्रक्स आगे इसमें एक कहानी के अंदर ट्विस्ट, और ट्विस्ट क्या, इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के लिए इनकम कमाई विच इज सिचुएटेड इन दिल्ली।
मतलब एक फिरंगी ने इनकम कमाई, फिरंगी की इनकम, रेंट की इनकम एग्जेम्प्ट होती है वैसे, क्योंकि वो क्या है, फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम फिरंगी के लिए एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। लेकिन वो फॉरेन इनकम जो कमाई है वो प्रॉपर्टी पर मालूम कहां है, प्रॉपर्टी है कहां, इंडिया में। और अगर वो इनकम जो है वो डिराइव अब कहां से हुई है बताओ, रिसीव हुई चाहे अब्रोड में कहीं भी मिली हो, उसका कोई चक्कर नहीं है। वो इनकम का नेक्सस कहां से है, क्या वो इनकम जो है वो एक्रू इंडिया में हुई है या नहीं हुई है। सर इनकम इंडिया में एक्रू हुई है, और इंडिया में एक्रू हुई है तो नेचुरल बता वो फॉरेन इनकम है या वो इंडियन इनकम है। सर इंडियन, और इंडियन इनकम का आप बता दो स्टेटस क्या होता है। सर इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल होती है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, और चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। तो बताइए क्या होगा, जो रेंटल इनकम रिसीव हुई है बाय ए फॉरेनर इंडिविजुअल के द्वारा फ्रॉम द अनदर फॉरेन इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली इज टैक्सेबल। वो टैक्सेबल होगी किसके लिए, इन द हैंड ऑफ, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी हो, और चाहे वो नॉन रेसिडेंट, तो सबके लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। चलो जी आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट चार्जेबल, इनमें से कौन सी इनकम जो है वो चार्जेबल नहीं है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी, मतलब पीजीबीपी के अंदर वो चार्जेबल नहीं होगी। सबसे पहला प्रॉफिट एंड गेन कैरी ऑन बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर मान लो असेसी ने जो कोई भी प्रॉफिट एंड गेन कमाया, ठीक है, तो वो तो भाई पीजीबीपी में आता है, ये तो आएगा। दूसरा इनकम डिराइव बाय द स्टेट ट्रेड प्रोफेशनल और द सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम द स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म, अगर आपने कोई सर्विस परफॉर्म करी है वहां से कोई पैसा कमाया तो नेचुरल बात है वो भी आपकी पीजीबीपी का हेड, पीजीबीपी हेड में आएगी। आगे इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग द हॉर्स रेस, सर ये इनकम जो है ये आपकी टैक्सेबल है, बट ये जाती है कहां, अदर सोर्स में। ओके आगे सैलरी रिसीव बता पार्टनर ऑफ ए फर्म, अगर पार्टनर फर्म के पार्टनर को अगर कोई सैलरी मिलती है तो वो भी किसकी है, पीजीबीपी हेड की। तो इसका मतलब कौन सी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है, वो है सी नेचर की इनकम जो है वो सी पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। चलो जी आगे नेक्स्ट, हाँ जी, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लेट आउट हाउस, एक हाउस है उसको आपने किराए पे दिया हुआ, लेट आउट है, ठीक है, उसमें बता रखा है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो आपको यहाँ पे बताना है ग्रोस एनुअल वैल्यू बतानी है उस प्रॉपर्टी का। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, म्युनिसिपल फेयर रेंटल विच एवर इज हायर कौन सा आ गया 68, कंपेयर विद स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर 68 और 62 में से कम कौन सा 62, और 62 और एक्चुअल विच एवर इज हायर क्या गया 65, तो 65 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी GAV, क्या हो जाएगा GAV। आगे लास्ट क्वेश्चन आज का जो है वो क्या बोलता है द बेनिफिट ऑफ द डेट फाइनेंसिंग। ये यार थोड़ा खतरनाक वाला क्वेश्चन है, मेरा मन तो है कि मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन क्या करूं, कर सकते तुम लोग, ये है थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। चलो आज होमवर्क नहीं दूंगा, आज संडे भी है, संडे इज अ फंडे, आज तुम्हें होमवर्क नहीं दूंगा। आज एक काम करते हैं, आज ये क्वेश्चन मैं ही समझा देता हूं। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलते हैं द बेनिफिट ऑफ द डेट फाइनेंसिंग का बेनिफिट बताना है ओवर द इक्विटी फाइनेंसिंग आर लाइकली टू बी हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। मतलब देखो हम ये बोलते हैं, देखो आपके पास में जो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के नाम पे हम लेके चलते हैं दो, एक होता है जी हमारे पास में हम डेट को लेके चलते हैं, एक हम लेके चलते हैं किसको, इक्विटी को। डेट को लेते हैं और डेट को बोलते हैं कि डेट के ऊपर जो आपका कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं केडी, और इक्विटी पे जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं केई। और हमेशा बोलते हैं कि केडी जो हमेशा कम होती है और केई हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। और केडी जो है, केडी को कम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि केडी के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट का जो खर्चा होता है, ये इंटरेस्ट जो है ये टैक्स डिडक्टेबल होता है। और टैक्स डिडक्टेबल होने का मतलब ये है कि इस इंटरेस्ट के ऊपर हमको जो है वो टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इस इंटरेस्ट के ऊपर हमको क्या मिलता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ध्यान से समझना, हम ये बोलते हैं देखिएगा कि जो हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर दो तरह के, एक है जी आपका डेट और एक है इक्विटी। डेट की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं केडी, इक्विटी की जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं केई। ओके हाँ जी, अब केडी जो है हमेशा कम होता है और केई हमेशा ज्यादा होता है। और केडी जो है वो कम इसलिए होता है क्योंकि केडी के ऊपर, ध्यान से समझो, केडी के ऊपर हमको क्या मिलता है सर, केडी के ऊपर हमको मिलता है टैक्स का बेनिफिट। क्योंकि केडी जो है कॉस्ट ऑफ डेट, इसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट है वो किस नेचर की होती है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो है वो आपका टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। ध्यान से समझो, इंटरेस्ट जो है वो आपका टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। दैट मींस कि इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। इंटरेस्ट के ऊपर अगर टैक्स का बेनिफिट मिलेगा तो जितना टैक्स का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना इंटरेस्ट के ऊपर बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। क्योंकि देखिएगा एक बात समझिएगा, इंटरेस्ट एक खर्चा है, उस खर्चे को दिखाऊंगा कहां पे, P&L के अंदर, P&L के डेबिट साइड में। और जितना ब्याज ज्यादा होगा, बोलो, उतना इनकम ज्यादा है, इनकम कम रहेगी और उतना टैक्स इसके ऊपर क्या लगेगा, कम लगेगा। ओके, अगर टैक्स का रेट ज्यादा होएगा, आप ध्यान से समझिएगा, अगर टैक्स का रेट जो है वो क्या है, ज्यादा है, तो आपको जो बेनिफिट है वो ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। मान लीजिए आपका, हम बेनिफिट ऐसे देखते हैं ना कि हम ऐसा करते हैं, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस में टैक्स। ओके, अब मान लो इंटरेस्ट जो है वो आपका है 10 रुपए और टैक्स का रेट जो है वो मान लो पहले है 30%, ठीक है। तो आपको जो है वो
कितना आपकी कॉस्ट आ रही है? सर हमारी कॉस्ट आ रही है 7 रुपए। कितनी आ रही है? 7। कल को अगर ये जो टैक्स का रेट है ये 30% से बढ़ के जो है वो 50% हो जाए तो आपकी कॉस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सर फिर ये हो जाएगा, कॉस्ट आएगी 5। क्यों? क्योंकि 10 × 1 माइनस टैक्स रेट कितना? 50%, तो ये हो गया कितना? 5। और अगर ये कल से 50 से बढ़ के जो है वो आपके 60% हो जाए तो फिर क्या होगा? तो सर हमारा फिर ऐसे हो जाएगा 10 × 1 माइनस 0.60, इसका मतलब क्या? 4। हमारा 4 रुपए खर्चा। तो अब बताइएगा जितना टैक्स का रेट जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। दोबारा बोलता हूं, जितना टैक्स का रेट जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, उतना मेरे को जो है इंटरेस्ट से बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है द बेनिफिट ऑफ द डेट फाइनेंसिंग का जो बेनिफिट है ओवर किस पे? इक्विटी पे, आर लाइकली टू बी हाईएस्ट। कहां पे सबसे ज्यादा मिलेगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, जहां पे आपका जो मार्जिनल टैक्स रेट है वो ज्यादा होगा या कम होगा? सर अभी तो आपने बताया, ये रिलेशन आपने बताया कि 30% पे हमारी 7 रुपए खर्चा आ रहा है, 50% पे हमारा 5 रुपए खर्चा आ रहा है और 60% पे हमारा खर्चा कितना आ रहा है? 4 रुपए ही आ रहा है। तो हमको बेनिफिट कहां हो रहा है? जब टैक्स का रेट क्या है? ज्यादा है, 60% है। और इसका मतलब क्या? 30, 50, 60 सबसे ज्यादा जहां पे है, मतलब 60% जहां पे है, तो वहां पे मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं? अब ध्यान से समझो। तो बोलता है बेनिफिट जो है डेट फाइनेंसिंग का ओवर द इक्विटी फाइनेंसिंग आर लाइकली टू बी हाईएस्ट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, जहां पे मार्जिनल टैक्स रेट जो है वो क्या है? बहुत ही हाई है, और जो नॉन इंटरेस्ट टैक्स के जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो मेरे क्या है? बिल्कुल ही कम है। तो इस केस के अंदर जो है मेरा, ध्यान से सुनना, इस केस के अंदर मेरा जो डेट से पैसा उठाने वाला जो मेरा जो फाइनेंसिंग पैटर्न है वो हमेशा मेरे लिए क्या रहेगा? बेनिफिशियल रहेगा। ओके हाँ जी, ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ओके हाँ जी, अब कल वाले क्वेश्चन की मैं थोड़ी चर्चा कर लूं। कल जो मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था वो क्या था? मैच द फॉलोइंग का। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये आपको कुछ इसको मैचिंग जो है वो करनी थी। तो इधर आपको जो है वो दे रखा था आपको टैक्स इवेजन, फिर था टैक्स अवॉइडेंस, फिर था आपका टैक्स प्लानिंग और एक था टैक्स मैनेजमेंट। तो इसको आपको जो है मैच करना था। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन टैक्स की चोरी करना, मतलब आपने जो है टैक्स की चोरी कर ली, बोले तो अनरिकॉर्डेड सेल, अगर सेल को दिखाया नहीं तो वो टैक्स की चोरी है, टैक्स इवेजन का पार्ट हो गया। फिर टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? सर टैक्स अवॉइडेंस क्या? इट इज ए डिवाइस, ये वो डिवाइस है जो टेक्निकली सेटिस्फाई तो करता है लॉ की रिक्वायरमेंट को, बट इनफैक्ट इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लेजिस्लेटिव इंटेंट, लेकिन वो लेजिस्लेटिव इंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है हाँ जी। इसके बाद टैक्स प्लानिंग क्या होता है? अगर बात करूंगा टैक्स प्लानिंग का, तो टैक्स प्लानिंग इज डन ए फाइनेंशियल एक्टिविटी which is person propose to carry out in the near future। ठीक है जी। और टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? टैक्स मैनेजमेंट में टेक स्टेप टू अवेल द वेरियस टैक्स इंसेंटिव, वेरियस टैक्स इंसेंटिव को अवेल करने के लिए हमारे द्वारा जो भी स्टेप उठाए जाते हैं वो सब पार्ट है किसका? आपके टैक्स मैनेजमेंट का। ओके हाँ जी। तो आंसर क्या बना? इसका आंसर बना ए का 2, बी का 3, सी का 1, फिर 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 बोले तो बी। ओके हाँ जी सर। तो जिन बच्चों का बी है कृपया करके, मतलब उनका तो सही है, और जिनका नहीं है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, तो जो भी है। ठीक है हाँ जी। लो जी 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए इनकम टैक्स के, ठीक है, कल के, और 20 हो गए आज के। तो 40 लगभग बढ़िया वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब शाम को हम करेंगे नए क्वेश्चन। इसके नए क्वेश्चन का मतलब ये लीगल एस्पेक्ट के हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके हाँ जी। तो मिलते हैं शाम को, ठीक है, 7-8 बजे मिलते हैं आराम से, और 20 क्वेश्चन जो है वो लीगल एस्पेक्ट के भी लॉ के जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके हाँ जी। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो अच्छे कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही मैं शाम को नया, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे मैं शाम को वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी और भी बेटर हो। ओके हाँ जी। और बहुत सारा ये जो वोर चला हुआ है, पेपर होगा पेपर नहीं होगा, होगा 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 नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो कृपया करके इस लड़ाई से बिल्कुल अपने आप को दूर रखें। ठीक है, अपना तैयारी करते रहें। ये जो होना है वो होके रहेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बात खत्म। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, और अगर लेट भी हुआ तो कितना 23 या 24 के बाद में पेपर होना है, तो मतलब 7-8 दिन अपने को ग्रेस के मिल जाएंगे। तो आप इस चक्कर में मत पड़ें, अपने आप को यहां से निकालें और तैयारी के ऊपर फोकस करें। ओके हाँ जी सर। चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे शाम को नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।